नमस्कार प्रणाम, मेरा नाम है कुणाल और आप देख रहे हैं मुझे भारतीय कुणाल पे। आइए आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th का आपको रिवीजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो देखिए, इलेक्ट्रिसिटी में अगर देखा जाए न्यूमेरिकल के पर्पज से तो सबसे पहला आपको टॉपिक होता है चार्ज। चार्ज के संबंध में बताया जाता है कि चार्ज क्या है। तो देखिए, चार्ज जो है मेनली देखा जाए तो चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन का क्या है, आपको फ्लो है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो को चार्ज कहते हैं। ठीक है, आप लोग इधर ध्यान दीजिए। तो ये हो गया चार्ज। तो चार्ज इक्वल टू हो जाता है फॉर्मूला एक Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी। ये मैं पढ़ा रहा हूँ जो ये न्यूमेरिकल के पर्पज से पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, इस पे ध्यान देना थोड़ा। एन का मीनिंग क्या होता है भाई? एन का मीनिंग होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है, ठीक है। और ई का मीनिंग होता है -1.6 10 के पावर -19 कूलम हो जाएगा। और क्यू का मीनिंग तो चार्ज हो जाएगा। देखिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कूलम्ब COULOMB, कूलम्ब जो होता है वो क्या होता है? SI यूनिट होता है। किसका? चार्ज का SI यूनिट होता है, ये याद रखिएगा, SI यूनिट ऑफ चार्ज। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन एक पूछेगा कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। एक कूलम्ब चार्ज में कितने आपको इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो एक कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इस पे कैसे निकालेंगे इसको? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा N इक्वल टू Q/E, ठीक है ना। तो यहाँ Q कितना हो जाएगा? Q हो जाएगा 1 कूलम्ब और E कितना हो जाएगा? E का वैल्यू मैंने बताया 1.6 10 के पावर -19। बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर ये बताइए आपने माइनस क्यों नहीं लिखा। तो देखिए, माइनस कभी भी इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स को तय नहीं करेंगे। जैसे आपसे पूछा जाए कि केला कितने खाए थे, तो -5 थोड़े बोलोगे, -5 तो केला होगा नहीं, 5 ही केला हो सकता है। यानी नंबर काउंटिंग जब भी करेंगे तो याद रखना है आपको माइनस में नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब 1.6 हो जाएगा, ये 10 के पावर कितना आ जाएगा? 19, माइनस जाएगा ऊपर प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा? 10/16 हो जाएगा, कट जाएगा ये, तो लगभग ये 0.625 गुना 10 के पावर कितना आएगा? 19 आएगा। तो ये हो जाएगा 6.25 गुना 10 के पावर 18। इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसमें? एक कूलम ऑफ चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। चलिए दूसरा टॉपिक पे बात करते हैं। दूसरा टॉपिक क्या? दूसरा टॉपिक आपका है वोल्टेज। वोल्टेज के संबंध में, वोल्टेज पहले जान लीजिए क्या होता है। देखिए, वोल्टेज होता है W/Q। यानी अगर एक कूलम्ब को कहीं ले जाने में 1 जूल वर्क करना पड़े, बात को समझिए, एक कूलम्ब चार्ज को कहीं ले जाने में अगर 1 जूल काम करना पड़े तो उसे बोला जाएगा कि 1 वोल्ट वहां पे वर्क डन हुआ। जैसे अगर इसका डेफिनेशन देखा जाए तो डेफिनेशन में ये बताया जाएगा कि यदि कोई भी चार्ज इन्फानाइट से, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है, इन्फानाइट से अगर यहाँ पे लेके आ रहे हैं और इतना दूर इस चार्ज को, ये चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 कूलम्ब है और यहाँ लेके आ रहे थे, अगर 1 जूल काम कर रहा है तो यहाँ पे वर्क डन जो होगा क्या हो जाएगा? 1 वोल्ट हो जाएगा। तो 1 वोल्ट बोलते हैं वोल्टेज को। देखिए साधारण तौर पर जब क्या होता है, जब लाइट आपको डीम जले या ब्राइट जले तो बोला जाएगा कि हाँ भाई, ब्राइट जलेगा तो बोला जाएगा हाँ वोल्टेज बढ़ गया, और डीम जलेगा तो बोलेगा वोल्टेज घट गया। तो देखिए यहाँ पे वोल्टेज का मतलब समझिए, वोल्टेज जो है अदर नेम है PD का। PD बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, माइंड में बैठा लीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए पूरा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पे ही आपको टिका हुआ है 12th। और आप 12th में कहीं जा रहे हैं तैयारी करने, पटना जा रहे हैं, कोटा जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो अगर आपको पहले से 10th में नहीं पढ़े होंगे ना तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है, ऐसे ही निकल जाएगा। जिसको माइंड में बैठा लीजिएगा, वोल्टेज इज द अदर नेम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू फॉर्मूला हो जाता है वर्क डन बाई चार्ज। तो यहाँ पर इसका यूनिट क्या हो जाएगा? इसका यूनिट हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा। यानी अगर 1 वोल्ट बराबर कोई पूछेगा तो आपका 1 जूल बाई 1 कूलम हो जाएगा। यानी क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पे आपके MCQ में क्वेश्चन आ जाएगा कि जूल पर कूलम किसका यूनिट हो सकता है, किसका अदर यूनिट है। तो जूल पर कूलम को ही क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं। जूल पर कूलम को ही वोल्ट बोलते हैं। तो अभी आपने टॉपिक पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। पोटेंशियल डिफरेंस यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होता है, लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर है। अंतर क्या है समझिएगा। जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में दिमाग लगाइएगा कि 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिफरेंस को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे एक A पॉइंट एक B पॉइंट है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है VA है और यहाँ पे जो है VB है। तो यहाँ पे इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो VB माइनस VA होगा। जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए कि 10 वोल्ट होता है, यहाँ पे 20 वोल्ट होता है, तो इसका डिफरेंस जो होगा क्या हो जाएगा? 20 माइनस 10 10 वोल्ट हो जाएगा। एकदम सिंपल है। तो ये 2 टॉपिक हो गया।
इसके बाद से इस टॉपिक के बाद आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और जानते हैं क्या इसमें क्वेश्चन हो सकता है। देखिए तो अगला टॉपिक क्या हो सकता है, अगला टॉपिक हो सकता है एक फॉर्मूला फिर क्रिएट हो रहा है यहाँ पे V बराबर W/Q हम लोगों ने पढ़ा, एक और पढ़ा यहाँ पे Q बराबर प्लस माइनस NE। इससे और फॉर्मूला निकाल सकते हैं, इससे हम बोल सकते हैं Q बराबर W/V बोल सकते हैं या W बराबर VQ बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो इसमें हम लोग को पढ़ना है I के बारे में। I बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, जी हाँ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, एकदम सीरियस है, ठीक है ना, ताकि रिवीजन हो जल्दी जल्दी, ज़्यादा हंसी मजाक नहीं, डायरेक्ट पढ़ाई। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, इसको इंडिकेट करते हैं I से, और I इक्वल टू फॉर्मूला होता है Q/T। Q/T क्यों बोलते हैं समझिएगा। जैसे किसी आदमी ने कहा कि लो मेरा मोबाइल चार्ज में लगा दो, तो आप क्या करते हैं, मोबाइल को ले जाते हैं चार्जर में, मोबाइल को लगा के प्लग ऑन कर देते हैं, ठीक है, तो मोबाइल चार्ज हो जाता है। चार्ज करने का मतलब क्या है कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स हम फुल कर दे रहे हैं। चार्ज का मतलब हिंदी में आवेश बोलते हैं इसको। आवेशन यहाँ पे चार्ज करना, चार्जिंग पे लगाते हैं, चार्ज नहीं चार्जिंग पे लगाते हैं, मतलब कि हम लोग फिर से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसको मोबाइल में भर रहे होते हैं, मोबाइल के बैटरी में भर रहे होते हैं। आज का सिस्टम आ गया, मोबाइल में बैटरी जो है वो निकल नहीं सकता है, ऐसा लगा दिया सिस्टम। तो पहले के लोग निकाल करके या बल्ब जोड़ के अपना चलाते थे। भाई बिहारी लोग है जो गाड़ू चीज में रह जाएंगे, क्या करिएगा। तो I बराबर Q/T हो जाएगा। तो I बराबर Q/T जो फॉर्मूला यहाँ पे बना, इस फॉर्मूला में ध्यान दीजिएगा, Q का यूनिट होता है कूलम और T का होता है सेकेंड। तो I का एक और यूनिट होता है एम्पियर। एम्पियर जो नाम है वो आंद्रे मेरी एम्पियर के नाम पे रखा गया है। तो एम्पियर बराबर कूलम पर सेकंड भी बोलते हैं। इसको सिंपल समझिएगा कि अगर 1 एम्पियर बराबर कोई पूछेगा तो आप ये कह सकते हैं कि अगर 1 कूलम चार्ज को 1 सेकंड में अगर फ्लो करा रहे हैं तो इसको बोलेंगे 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट। जैसे साधारण तौर पर हमारे गाँव के लोग जो होते हैं वोल्टेज समझते हैं, मैंने अगर बल्ब डीम हो गया तो वोल्टेज कम हो गया। अगर उनसे बोलिएगा कि इतना एम्पियर एम्पियर बोलिएगा तो समझ में नहीं आएगा, एम्पियर तो कोई मतलब नहीं उनको। हाँ वोल्टेज बोल कि क्या बात है, बोल क्या वोल्टेज हो कि ना हो, तो बस इतना ही समझना है। तो इलेक्ट्रिक करंट का ये सिस्टम को समझ लीजिए। तो इसमें आपने देखा आपका फॉर्मूला बना Q बराबर IT हो गया। यहाँ से Q अगर निकालिएगा तो Q बराबर W/V हो जाएगा। अगर यहाँ से Q निकालिएगा तो Q बराबर प्लस माइनस NE हो गया। यानी एक ही चार्ज का आप देख लीजिए फॉर्मूला कितना हो रहा है, ठीक है। आपके पास टॉपिक हो गया, आवेश बता दिया मैंने, चार्ज बता दिया, वोल्टेज बता दिया सिंपल तौर पे, उसके बाद से आपको बता दिया इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में एक और टॉपिक नया जुड़ जाएगा आकर के, रेसिस्टेंस। नाम सुनिएगा आप, रेसिस्टेंस। जैसे रेसिस्टेंस को हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब होता है जब कभी कोई इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो कर रहा है किसी वायर में और उसका विरोध हो रहा है, सिंपल तौर पे, यानी वायर में की ये प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने देना चाहता ही नहीं है, तो उसको बोलेंगे रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का हिंदी प्रतिरोध हो गया। ये हमेशा क्या करता है, विरोध करता है। एज फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए क्योंकि आदमी सड़क पे जा रहा है, ठीक है, साइकिल लेकर के, तो साइकिल लेकर जा रहा है, सडनली पैडल मारना बंद कर दिया, किसी के यादों में खोया होगा, पैडल मारना बंद किया, पैडल मारना बंद किया तो कुछ देर बाद साइकिल अपने आप क्या हो गई, रुक गई। तो रुक गई तो वहां पे रेजिस्टेंस काम नहीं कर रहा है, वहां फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है। तो जिस प्रकार से कोई रास्ते पे जा रहे आदमी को फ्रिक्शनल फोर्स स्टॉप कर देता है, उसी प्रकार से रेजिस्टेंस जो होता है किसी वायर से जा रहे इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप करने की क्षमता रखता है। तो ये रेजिस्टेंस हो जाएगा। रेजिस्टेंस का यूनिट जो होता है ओम होता है, याद रखिएगा ओम, जी हाँ ओमेगा बोलते हैं इसको, सिंपल OHM लिखते हैं ओम। तो R इक्वल टू फॉर्मूला होता है V/I। आप सोच रहे हो कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो एक नियम होता है ओम्स लॉ, ठीक है, याद रखिए इसको। थोड़ा सा डिटेल आपको दे देते हैं क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, थोड़ा ध्यान रखना। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होते हैं भाई, तो ओम्स एक वैज्ञानिक का नाम है, ओम एक वैज्ञानिक का नाम है। वो ओम ये वाला नहीं है, ओम नमः शिवाय वाला ओम नहीं है, ये OHM है जहाँ H जो है साइलेंट है। तो याद रखना है यहाँ पे जॉर्ज साइमन ओम जो थे एक जर्मन वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया कि वोल्टेज और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में एक रिलेशन साबित किया। तो रिलेशन क्या था, रिलेशन यही था कि V इज इक्वल टू, उन्होंने क्या किया कि V प्रोपोर्शनल I कर दिया। यानी उन्होंने ये देखा कि जब किसी भी वायर या किसी भी चीज के वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो सिंपल चीज पे इलेक्ट्रिक करंट का भी क्या मान बढ़ जाता है। तो उन्होंने बताया कि V प्रोपोर्शनल I हो जाएगा। तो जब V प्रोपोर्शनल I होगा मतलब ये हुआ इसका कि V का मान बढ़ेगा तो I का मान भी बढ़ेगा, I का मान घटेगा तो V का मान भी घटेगा। क्योंकि प्रोपोर्शनल का मतलब ही होता है समानुपात, समान अनुपात में या तो बढ़ेगा या घटेगा, सिंपल चीज है। तो ये हो जाएगा V प्रोपोर्शनल I। यहाँ पे हम लिख सकते हैं V इक्वल टू IR। जब आपको प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, इक्वल टू का साइन आता है, तो एक आपको कांस्टेंट का प्रयोग होता है R का। R का मीनिंग क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। बस यही रेजिस्टेंस R इक्वल टू क्या होता है,
V/I हो जाता है। तो इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, इसका SI यूनिट हो जाएगा ओम। जी हाँ, ये ओम हो जाएगा। और इसको हम अदर यूनिट वोल्ट पर एम्पियर भी बोल सकते हैं, वोल्ट पर एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर का मतलब होता है एक आपको ओम, यानी 1 वोल्ट अगर 1 एम्पियर, यानी अगर कहीं भी वोल्टेज अगर 1 वोल्ट हो और अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो उस आपको पूरे सब्सटेंस का क्या होगा, वहाँ पे रेसिस्टेंस जो होगा 1 ओम हो जाएगा। बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि क्या किसी भी सब्सटेंस का रेसिस्टेंस निश्चित रहता है। जैसे मान लीजिए एक बल्ब लगाया आप 100 वाट का, तो क्या उसका वोल्ट आपको रेसिस्टेंस सेम है, क्या 200 वाट का सेम है? नहीं, रेसिस्टेंस भी बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी बातों पर डिपेंड करता है। चलिए, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं आपको क्या चीज के बारे में, यहाँ पे बात करेंगे हम आपको तुरंत फैक्टर्स अफेक्टिंग, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस, ये टॉपिक है, तो समझ लीजिए इसको, इसमें से क्वेश्चन निकलेगा। क्वेश्चन क्या निकलेगा समझिए। रेसिस्टेंस डिपेंड करता है नंबर 1 लेंथ पे। लेंथ किसका होना चाहिए? वायर का लेंथ होना चाहिए। वायर कौन सा होना चाहिए? कंडक्टर होना चाहिए। अभी मैंने आप लोगों को नहीं बताया कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में। देखिए, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे किसी भी सब्सटेंस में, फ्री इलेक्ट्रॉन मैंने इलेक्ट्रॉन फ्री है जहां पे आ जा सकता है, ठीक ना, तो फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तो वो कंडक्टर होगा। और जहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है वहां होगा इंसुलेटर। जैसे मान लीजिए कि एक कढ़ाई में सब्जी बना रहे हैं आप, तो कढ़ाई जिस लोहे की है या एल्युमिनियम की है या कुछ भी चांदी की है, जो भी चीज की, भाई महान व्यक्ति होंगे चांदी की होगी, मोदी जी थोड़े है कोई। चलिए हटाइए, हम लोग तो गरीब आदमी हैं। तो अगर मान लें हमारे पास में लोहे की कढ़ाई है, तो लोहे की वस्तु जो होगी वो कंडक्टर हो जाएगी, क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन मूवेबल होगा, ठीक है, क्योंकि लोहे को गर्म करिएगा तो गर्म भी हो सकता है, और लोहे में करंट दीजिएगा तो करंट भी जा सकता है। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मेरे से कि सर करंट देंगे तो कैसे देंगे, लोहे की कढ़ाई में करंट कैसे देंगे? बात भी सही है, नहीं देंगे यार, छोड़ो हटाओ, मजाक में। चलो, तो R प्रोपोर्शनल L हो गया। इसका मतलब हुआ कि अगर लेंथ बढ़ता है तो रेजिस्टेंस का वैल्यू भी बढ़ता है। जैसे मान लीजिए ये वो छोटका तार है, वो बड़का तार है, तो ये बड़का वायर में देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा, ये छोटका तार है। बहुत कुछ सोच रहा है कि सर तार थोड़े है ये, अरे मान लो यार, सपोज कर लो, तो इस ये वाला तार जो है इसकी लंबाई क्या है? कम है, इसकी लंबाई ज्यादा है। तो यहाँ याद रखिएगा कि जिसकी लंबाई कम होगी उसका रेजिस्टेंस भी कम होगा, उसका विरोध करने की क्षमता भी कम हो जाएगी, और जिसकी लंबाई ज्यादा होगी उसकी विरोध करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। तो इसका मीनिंग ये हुआ। दूसरा मीनिंग होता है R प्रोपोर्शनल 1/A होता है। देखिए, A का मतलब होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, माइंड में बैठा लीजिए, क्रॉस सेक्शन एरिया। ये क्रॉस सेक्शन एरिया किस चिड़िया का नाम है? तो जी समझिए, जैसे आप ये मार्कर को देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ये मार्कर का ये वाला पार्ट जो है ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। क्रॉस सेक्शन एरिया क्यों है? क्योंकि अगर काटिएगा इसको तो यहीं से काटिएगा। सिंपल भाषा में समझिए कि क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब अनुप्रस्थ काट होता है, यानी कहीं से काटते हैं तो, या मोटाई समझ लीजिए। यानी अगर कोई मोटा तार है, जैसे ये मान लीजिए ये तार मोटा है और इधर वाला तार पतला है, तो जिधर मोटा होगा उधर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जिधर पतला होगा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। यानी अगर हम 2 तार ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक मोटा तार ले लिया, एक पतला तार ले लिया, इन दोनों में रेजिस्टेंस इसके पास कम होगा और इसके पास क्या होगा? ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि इसका एरिया जो है कम है। एरिया जब कम है तो इसके पास रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, और इसके पास एरिया ज्यादा है, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/A। तीसरा पॉइंट आता है R प्रोपोर्शनल नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल समझिए, मटेरियल समझिए। देखिए, नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब क्या हुआ कि कोई पदार्थ, 2 पदार्थ है, जैसे मान लीजिए चांदी की घड़ी है, ठीक है, और एक लोहे की घड़ी है, तो चांदी की घड़ी का मटेरियल कुछ अलग है, चांदी का है, और लोहे की घड़ी का मटेरियल कुछ अलग है। जैसे मान लीजिए कि मिट्टी के बर्तन में पहले लोग खाते थे, तो मिट्टी का बर्तन जो था अलग मटेरियल का था, ठीक है। अभी लोग एल्युमिनियम में खा रहे हैं, स्टील में खा रहे हैं, तो स्टील का अलग मटेरियल हो जाएगा, तो सबका मटेरियल अलग हो गया। फिर फूल्हा बर्तन भी आता है, फूल्हा वाला अलग मटेरियल हो गया। तो मटेरियल का मतलब ये कि पदार्थ ही अलग हो जाए, ठीक है। तो पदार्थ अलग हो जाए तो अलग हो जाए। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर और लीजिए ना, सरकारी नौकरी हो जाएगी तो बढ़िया लड़की मिलेगी, ठीक है, वो मटेरियल अलग है और प्राइवेट नौकरी है, भिखमंगा है, तो उसका मटेरियल अलग होगा। देखिएगा तो सुबह शाम खाने नहीं घोटाएगा, ठीक ना, उसका बातें हटा दीजिए। फिर R प्रोपोर्शनल बात करते हैं आगे, नंबर 4 पे रखते हैं टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर का अलग योगदान है। गर्मी का दिन है, ये है, टेम्परेचर के बारे में हम लोगों से ज़्यादा कौन जानता है? एसी कूलर में रहना नहीं है। देखिएगा, आप मिलाइएगा, बहुत बड़े बड़े नेता होते हैं, क्या बचाना है जी? तो बचाना है आपको CO कार्बन मोनोऑक्साइड से बचाना है। ओजोन लेयर क्षरण हो रहा है, ठीक है, ओजोन लेयर पूरा फट गया है। अब कहाँ भाषण दे रहे हैं? एसी में बैठ के। जी हाँ, ये वही एसी है, ये वही फ्रिज है
जहां से निकल रहा है फ्रियोन गैस और निकल करके जा रहा है CO को खत्म, वहां से ओजोन लेयर को खत्म कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, ठीक है ना। और वही लोग भाषण देते हैं बैठ के AC में कि ओजोन लेयर को हम बचा लेंगे, मैंने वही बात हो गई ना। तो आइए, रेजिस्टेंस जो होता है किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, यानी टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, ठीक है। और टेम्परेचर अगर घटेगा तो रेजिस्टेंस भी घट जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मेरा एक घर कश्मीर में है, नहीं है लेकिन है, कश्मीर में घर है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। और यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, अधिक है, बिहार में हमें तो अधिक है, अधिक है तो टेम्परेचर अधिक है तो क्या है, रेजिस्टेंस भी अधिक है, ठीक है। रिकॉर्ड नहीं हो रहा है क्या जी? अच्छा, मुंह इधर उधर होने से कोई दिक्कत नहीं है, अब ठीक है ना। चलिए, मटेरियल है बाबू, हमारा मुंह देखिएगा तो वो अलग है, ठीक है, और कैटरीना कैफ का मुंह अलग है, दोनों मटेरियल में अंतर है बाबू। चलिए, इतना समझ में आ गया ना। अब इसे फॉर्मूला देखिए हम कैसे बना रहे हैं। R प्रोपोर्शनल L/A हो गया, कैसे हो गया, तो इन दोनों से आप देखिए, ठीक है ना, दोनों से R प्रोपोर्शनल L/A हो जाएगा। तो R प्रोपोर्शनल L/A को थोड़ा सा हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ रो आ जाएगा। बहुत बच्चे सोच रहे हैं रो क्या आ जाएगा, रो माने RHO होता है बाबू, ठीक है, रोने वाला रो नहीं है, RHO है। अब इससे फॉर्मूला क्रिएट हो गया, देखिए रो इक्वल टू RA/L हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। रो का मीनिंग देखिए क्या होता है, रो का मीनिंग होता है रेसिस्टिविटी, बोलते हैं इसको रेसिस्टिविटी जी। रेसिस्टिविटी का मतलब यहाँ पे हो गया कि ये आपको कंपेयर करने का प्रॉपर्टीज हो जाएगा, यानी किसी भी दो सब्सटेंस के रेसिस्टिविटी को कंपेयर करते हैं तो वहां पे हम रेजिस्टेंस को कंपेयर कर सकते हैं उसके अलावा। जैसे इसका यूनिट होता है ओम मीटर, ओम मीटर होता है। सिल्वर का, गोल्ड का, जितना भी चीज है, एल्युमिनियम, चांदी, जो भी चीज है, जितना भी चीज है, ठीक है, तांबा वगैरह, कॉपर वगैरह, सब आपको रेसिस्टिविटी जो होता है उसका निश्चित होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस की जगह निश्चित नहीं होगा, जैसे आप नहीं बोल सकते हैं कि कॉपर का रेजिस्टेंस इतना होता है, नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस निश्चित इसलिए नहीं होगा क्योंकि वहां पे LA सब होता है। और एक और चीज समझिए, रेसिस्टिविटी डिपेंड्स ओनली नेचर टेम्परेचर। किसी भी मतलब कि पदार्थ का रेसिस्टिविटी जो होता है वो केवल नेचर और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, बाकी पर डिपेंड करता ही नहीं है, ठीक ना। तो इतना माइंड में रखना है, क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर अगला टॉपिक देखते हैं क्या टॉपिक है। तो टॉपिक आपका हो जाता है, यहाँ से थोड़ा बढ़ता है टॉपिक। अब फिर जोड़ते हैं, आपको कॉम्बिनेशन पढ़ लेते हैं, थोड़ा रिवीजन है ये, इसलिए रिवीजन टाइप से पढ़ाएंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज जी। तो रेजिस्टेंसेज का कॉम्बिनेशन क्या होता है, देखिए दो प्रकार से कॉम्बिनेशन होगा, पहला हो जाएगा सीरीज और दूसरा हो जाएगा पैरेलल। शादी ब्याह का दिन था, ठीक है ना, तो सीरीज कहा जाने, शादी ब्याह का नाम लेने में बहुत लोग खुशी हो जाते हैं, हम भी खुश हैं भाई। चलिए, तो सीरीज जब भी हम बोलेंगे तो सीरीज में एक चीज दिमाग लगाइएगा कि सीरीज, कहीं भी सीरीज अगर रहे तो इसका मतलब समझिएगा। जैसे ये रेजिस्टेंस का साइन होता है, मैंने नहीं बताया लेकिन बता दे रहे हैं, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। अब फिर ये ऐसे दे दिए तो दूसरा रेजिस्टेंस हो गया। जैसे कि ये AB हो गया पहला रेजिस्टेंस, ये BC दूसरा हो गया, इन दोनों को हमने जोड़ा है सीरीज में। जैसे ये R1 हो गया, ये हो गया R2, तो R1 R2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कंबाइन करेंगे इसको बोलते हैं रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो R1 प्लस R2 के बराबर होगा। इसके सो ऑन बोल लीजिए कि इसको Rn तक आराम से जोड़ सकते हैं, मतलब इसमें जितना भी जोड़ सकते हैं जोड़ लीजिए। अगर कोई पूछेगा आपसे कि सीरीज में और पैरेलल में क्या आपको अंतर है, तो अंतर बस यही है कि सीरीज में क्या होता है कि आपको इन टू इन जुड़े होते हैं, यानी रेजिस्टेंस का अगला भाग जो होता है दूसरे वाले के पहले भाग से जुड़ा रहता है। जैसे अगर इसको प्लस और माइनस से इंडिकेट कर दें, तो ये अगर माइनस से प्लस, पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव से पॉजिटिव जुड़ रहा है, तो वो जुड़ रहा है क्या, सीरीज में। लेकिन सारे पॉजिटिव एक जगह जुड़ रहे हैं और सारे निगेटिव एक जगह जुड़ रहे हैं, तो उसे बोलेंगे पैरेलल में। जैसे इन्हीं को दोनों को जोड़ते हैं यहाँ पैरेलल में, देखिए ये R1 हो गया, R2 हो गया, समझिएगा। जैसे अगर ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस है, तो सारे दोनों प्लस एक साथ है, दोनों माइनस एक साथ है, इसको बोलेंगे पैरेलल। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, पैरेलल का फॉर्मूला होता है 1/r इज इक्वल टू
1/r1 प्लस 1/r2। तो 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, पैरेलल का हो जाएगा। ठीक है, इतना माइंड में रख लीजिए। ठीक, तो है हम कहाँ पे 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 होता है। पैरेलल जब होगा तो होगा 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस r2, और जब सीरीज में होगा तो होगा r इक्वल टू r1 प्लस r2। अब फॉर्मूला कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे बनाते हैं, थोड़ा ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दे रहा है एक ही में, ऐसे ऐसे ये किया, फिर यहाँ पे ऐसे कर दिया कुछ इसी टाइप का, ऐसे देखे बोल रहा है कि बताइए 5 ओम हो गया, ये 2 ओम हो गया, ये 3 ओम हो गया। बोल रहा है कि बताइए कि इन दोनों के बीच ए और बी के बीच में रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप पहचान लीजिए कि कौन कौन आपको सीरीज में है। तो जैसे बनाइएगा 5 ओम सीरीज में है और ये दोनों मिला के सीरीज में है, जैसे ये दोनों आपस में पैरेलल में है, तो यहाँ 5 ओम, अब प्लस पहले इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़िएगा आप ऐसे 1/r इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3। तो 1/r इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 3 प्लस 2 यानी r इज इक्वल टू 6/5 हो जाएगा। तो 6/5 यहाँ पे क्या हो गया, r हो गया। अब ये r क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 6/5 रख देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो 50 25 6 31 31/5 ओम जो होगा ए और बी के बीच रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो सीरीज ऑफ पैरेलल में कुछ इस प्रकार से करते हैं। एक चीज और समझा रहा है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जब पैरेलल में जब रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं तो उनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कम हो जाता है इंडिविजुअली। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि R1 इक्वल टू 5 ओम है और R2 इक्वल टू भी 5 ओम है, दोनों 5 ओम को आप जोड़ देते हैं, तो आप इंडिविजुअल देखिए कितना ओम है, तो 5 ओम है। लेकिन आप जोड़ते हैं तो आपका ऐसे आएगा 1/5 प्लस 1/5, तो यहाँ हो जाएगा 1/r इज इक्वल टू 2/5 यानी r इज इक्वल टू 5/2 यानी आपको 2.5। अब जरा मिलाइए कि यहाँ पर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो होता है इंडिविजुअली से क्या होता है, आधा हो गया। यानी माइंड में बैठा लीजिए कि पैरेलल में कभी भी इंडिविजुअली रेजिस्टेंस से रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कम होगा, और सीरीज में यहाँ पे जोड़े अभी तो सीरीज में ज्यादा होगा। जैसे यही 5 प्लस 5 कर दीजिएगा 10 हो जाएगा, तो 10 क्या है, 5 से ज्यादा है। तो माइंड में बैठा लीजिए कि सीरीज में क्या होता है, आपको रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, अब पैरेलल में कम हो जाता है। नहीं, आपने क्या चीज देखा कि पैरेलल में जोड़ने के बाद रेजिस्टेंस क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। यही कारण है कि जब घर में हम लोग घर बनाते हैं या घर में बिजली लगाते हैं तो हम लोग हमेशा पैरेलल जोड़ते हैं, सीरीज में नहीं जोड़ते हैं, पैरेलल जोड़ेंगे। यदि बल्ब लगाना है तो बल्ब के साथ स्विच रहना चाहिए, ठीक है ना। पंखा लगाना है तो पंखा का स्विच रहना चाहिए। अब ऐसा नहीं कर सकते हैं कि पंखा लगा दिए तो पंखा का स्विच आपको टीवी से कनेक्ट है, ठीक है, और घर में 5 आदमी है, उनको मन करा हम टीवी देखेंगे, उनको मन करा हम लाइट जलाएंगे, तो हो सकता है कि दिक्कत हो जाए। कहीं फ्रिज चल रहा हो, कहीं लाइट जल रहा हो, कहीं फ्रिज बंद हो जाए, तो कहीं बिजली बंद हो जाए, तो कहीं लाइट बंद हो जाए, तो मारामारी स्टार्ट हो जाएगा। खाना बैठे हैं पाकी में लेके थड़िया रख लिए हैं, खा रहे हैं, और उसी में टीवी को बंद किया, लाइटें बंद हो गया और थड़िया खींच लिया, तो पाकिए ना खाइएगा, तो दिक्कत है। बरसात का टाइम ऐसे भी चल रहा है, बहुत खतरनाक टाइम है। तो चलिए, तो इतना माइंड में रख लीजिए। एक और चीज समझा रहे हैं कि सीरीज में क्या होता है कि सीरीज में आपको आई सेम होता है, आई बोलते हैं करंट को, आई सेम होता है और आपको वोल्टेज डिफरेंट होता है। चलिए इसको माइंड में रखिए, न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत काम करेगा आपका। पैरेलल में क्या होता है कि आपको V जो होता है वो आपको सेम होता है, वही मैंने वोल्टेज बोलते हैं, और I जो होता है वो डिफरेंट होता है। अब कैसे होता है समझा रहे हैं, देखिए जैसे ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, यहाँ से करंट चला, कोई करंट यहाँ से जा रहा है, ये करंट जब पहुंचता है यहाँ पे तो ये करंट इधर बढ़ जाता है और एक करंट इधर बढ़ जाता है। तो ये करंट हो सकता है I हो और ये करंट I1 में बढ़ जाए, I2 में बढ़ जाए, ठीक है। तो ये I1 I2 हो जाता है, 2 करंट हो गया। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेम करंट जो I जा रहा है वही I इसमें भी जाएगा, तो I का वैल्यू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेम है, तो सीरीज में I का वैल्यू सेम होगा। और देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट के बीच में तो एक V1 हो जाएगा, एक V2 हो जाएगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट होगा, ठीक है। बट I इज सेम इन सीरीज कॉम्बिनेशन, वेयर पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम बट I इज डिफरेंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये माइंड में थोड़ा बैठाइएगा, इसको तो ध्यान समझिएगा। हाँ, इसमें फॉर्मूला को इसमें प्रूफ करने का भी तरीका है कि कैसे हम 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्रूफ कर सकते हैं, और कैसे r इज इक्वल टू r1 प्लस r2 प्रूफ कर सकते हैं। चलिए, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं फिर आगे। चलिए, तो फिर अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है हीट।
हीट पे ध्यान देना। हीट से पहले पावर देख लेते हैं थोड़ा सा। पावर देखना बहुत जरूरी है क्योंकि आजकल पावर ही खातिर सब कुछ होता है भाई। तो पावर क्या है? तो पावर आपका समझिए पहले, पावर और फोर्स दो चीज बहुत लोग बात करते हैं, कहते हैं कि मेरे पास पावर है, ठीक है। जैसे पहले क्या होता था जानते हो? पहले जो स्कूल में जाता था बस्ता पहले वहीं रख देता था, ठीक ना। तो मान लीजिए हम पहले पढ़ रहे थे स्कूल में, तो जाके बस्ता रख दिए, तो एक पहलवान सा लड़का आया, हमको देख ही रहे हो कितना छोटे हैं, उस टाइम में तो और छोटे थे। पहलवान सा लड़का आया, क्या किया? बस्ता कौन रख लग रहे तो कौन क्या? डर के मारे आदमी नाम नहीं लेता भाई, तो उठा के फेंक देगा उधर, अब जाके बढ़ जाएगा। क्या है? तो उसके पास पावर ज़्यादा है, ठीक है। मेरे पास पावर कम है। तो लोग पावर समझते हैं फोर्स को। फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली पावर के बराबर नहीं होता। अब बता रहे कारण समझिए, सिंपल। जैसे मान लीजिए कि आपको क्या करना है कि 1 कट्ठा खेत को खोद करके फेंक देना है, सिंपल समझिए ना। तो 1 कट्ठा खेत जो होगा आपको दे दिया जाता है। जैसे हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ बच्चे आते हैं बाहर से कमा के, कहते हैं पापा हम जिम करें। ठीक है ना। हाँ, क्या है जिम, क्या है करें? क्या वो देख रहा है टाइगर श्रॉफ को, हीरोपंती में देख लिया, सबको आती नहीं है, मेरी जाती नहीं, ठीक है ना। तो वो जिम करें। अब पापा जी क्या कहते हैं? पैसा दे के लोहा उठेबे लोहा, चल कुदारी उठाओ खेत को। तो मान लीजिए कि 1 कट्ठा खेत बच्चा आता है, खोदता है पूरा, और वो खोद देता है आपको 5 दिन में, ठीक है। खोदने की क्षमता उसमें भी है, 5 दिन में वो खोद दिया। लेकिन ये जेसीबी बुलाते हैं और 1 घंटा में खोद देता है, ठीक है। तो जेसीबी 1 घंटे में वही खेत को खोद दी, मतलब कि जेसीबी के पास पावर ज्यादा है। यानी अगर काम करने की क्षमता जिसमें ज्यादा होगी उसमें पावर क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। और जिसमें काम करने की क्षमता कम होगी उसमें पावर कम होगा। जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, कहते हैं सर हमको 5 मिनट पढ़ते नींद आने लगता है। आई कंप्लेन सुनिए, मैंने 5 मिनट में ही नींद आने लगेगा तुमको? तो हाँ सर। क्या है भाई? तो सर जिस दिन खा लेते हैं सर ना, उस दिन सर बैठते हैं, लेकिन सर सोने का मन करता है तो सो के बैठते हैं सर। हाँ। अब सो के बैठते हैं तो क्या होता है कि मन करता है कि थोड़ा सा लेट जाएं, तो लेट जाते हैं तो फिर सो जाते हैं, एक बार नींद खुलता है 8 बजे। तो ये सब चीजें हैं। तो वहां पे पावर क्या होगा? कम है। क्लास में सबसे अधिक तेज जो बच्चे होते हैं उनका पावर ज्यादा होता है पढ़ने का, ठीक है। तो पावर के संबंध में ये जान लीजिए कि यहाँ पे पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पावर इज इक्वल टू W/T हो जाएगा, वर्क डन बाई टाइम हो जाएगा। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। लेकिन पावर किसमें पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रिक में पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक पावर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे ये समझ लीजिएगा कि द इलेक्ट्रिक वर्क, जो रेट ऑफ डूइंग ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क होगा उसे पावर बोलेंगे। यानी द रेट ऑफ डूइंग ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क इज कॉल्ड पावर, W/T हो गया। पावर का यूनिट जो होता है वाट होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं वाट लगा देंगे तुम्हारी, वाट लगा देंगे मतलब कि पावर दिखा देंगे तुमको, लेकिन जनरली तौर पे उस आदमी को मालूम नहीं है कि वाट होता क्या है। हाँ, इतना जान रहेगा वाट लगा देंगे तुम्हारी, मैंने खराब कर देंगे, मतलब पावर दिखाएंगे तुमको। ऐसे जनरली तौर पे पावर का मतलब ताकत से लोग देते हैं। इसका इस हिंदी में शक्ति भी बोलते हैं इसको, तो मालूम है होगा जी। शक्तिमान की बात नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो पावर इज इक्वल टू P बराबर W/T हो गया। फिर एक फॉर्मूला आता है हीट का। देखिए हीट के संबंध में ये बताया जाता है कि सबसे पहले जूल ने क्या किया? हीटिंग इफेक्ट का लॉ दिया, ठीक है ना। हीटिंग इफेक्ट का लॉ दिया। तो हीटिंग इफेक्ट लॉ में जूल ने क्या बताया कि यदि मान लीजिए कि इस वायर, ये वायर है, वायर में अगर H हीट प्रोड्यूस हो रहा है, इससे I करंट फ्लो हो रहा है, इसका रेसिस्टेंस R है और T समय तक फ्लो हो रहा है। बात समझिएगा। यदि ये एक वायर है, इफ इट इज अ वायर एंड इट हैज I इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स रेसिस्टेंस इज R एंड टाइम टेकन इज T, then heat produced the H directly proportional to I square, heat directly proportional to R और heat directly proportional to T. It makes formula H proportional I square RT. जब इसी प्रोपोर्शनल को हटाइएगा तो ये आ जाएगा I square RT, यानी K आएगा एक, तो K का वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाता है। 1 क्यों हो जाता है? क्योंकि K जो होता है किसी पे डिपेंड नहीं करता, मतलब K does not depend on heat IRT। तो आप कैसे बोलिएगा? जूल्स के हीटिंग इफेक्ट लॉ को क्या बोलिएगा? जूल्स लॉ को क्या बोलिएगा? जूल्स लॉ को बोलिएगा कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर,
हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन। यानी ये तीन चीजें बोलिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, तो यहाँ लिख देंगे H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये हीट का फॉर्मूला हो गया। इसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी बोलते हैं। बहुत लोग पूछते हैं मेरे से कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो आपको बता देते हैं। हीटिंग इफेक्ट मतलब समझिएगा, उसमें ये प्रभाव होता है जब किसी वायर में करंट फ्लो करते हैं और वायर गर्म हो जाता है। नहीं, व्हेन अ करंट इज फ्लोन इन अ वायर, ठीक है ना, या प्रोड्यूस इन अ वायर, इट बिकम्स हॉट, जब ये गर्म हो जाता है तो दिस इफेक्ट इज नॉन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड द फॉर्मूला इज H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। इट इज द फॉर्मूला ऑफ हीट। ये हीट का फॉर्मूला है और हीट का एनर्जी एक एनर्जी है, इस कारण से इसका जो यूनिट होता है जूल होता है। जैसे 5 जूल लिख दिए तो ये भी हीट एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। और जूल जब भी लिखेगा तो जे छोटा सा लिखेगा कि ये आदमी का नाम नहीं है, यहाँ पे यूनिट का प्रयोग हो रहा है। तो देखिए इसी के सामने P इक्वल टू वी आई भी एक फॉर्मूला आता है, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर भी एक फॉर्मूला आता है, अब P इक्वल टू आपको वी स्क्वायर आर भी एक फॉर्मूला होता है। तो ये P का फॉर्मूला होता है, फिर H का फॉर्मूला हो गया आई स्क्वायर आर टी। इतना ज्यादा फॉर्मूला है तो इस कारण से पूरा आपको चैप्टर समझिएगा। हीटिंग इफेक्ट पे आधारित होता है आपको फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज। जैसे पहले हम लोग ललका बल्ब जलाते थे, ठीक है, तो ललका बल्ब जो होता है वो किस पे काम करता है, हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है, जो कि जब उसको जलाइएगा ना तो गर्म हो जाएगा। पहले हम भी एक बार क्या कर रहे, प्रेस कर रहे थे, समझे ना, नया नया, तो खूब बिजोड़ एक पैंट था पापा जी का, तो क्या हुआ कि उसमें कोयला डाल के गर्म किया जाता है। पहले कोयला वाला प्रेस था, ठीक है ना, तो गर्म करके अब पहले ही खूब मैंने खूब मेहनत कर रहे थे, पूरा एकदम हाँक दिए पंखा से, हाँक के गर्म कर दिए, पूरा गर्म ताव दे रहा था पूरा। आई केवल ले जाके पैंटों पर रख दिए तो दिए, और रख के जैसे ही खींच के उठा रहे हैं वैसे ही ले उठ गया। उसके बाद ऐसे ही मोड़ मार के रख दिए। जब पापा जी पहनने के लिए जा रहे हैं इसे खोल डाल रहे हैं तो इधर का पीछे का गायब है। तो कभी कभी ऐसा खेला हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको समझिएगा। हीटिंग इफेक्ट पे ही काम करता है आपका फ्यूज, हीटिंग इफेक्ट काम करता है आपको इलेक्ट्रिक बल्ब, हीटिंग इफेक्ट काम करता है आपका प्रेस, ठीक है, टोस्टर हो गया, हीटर हो गया, ये सब जो होता है हीटिंग इफेक्ट काम करता है। आप लोगों ने देखा होगा घर में एमसीबी होता है, तो एमसीबी जो होता है वो काम करता है आपको मैग्नेटिक इफेक्ट पे, याद रखिएगा इस चीज को। तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो था एक ही बार में क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।